धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, और साथ ही और भी दुनिया भर की चीजों का जिक्र करते हैं। खबरों के अंदर की खबर पर भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी NKK जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ये बांग्लादेश पाकिस्तान भक्त क्यों बना हुआ है? कभी कह रहा है कि पाकिस्तान के राजदूत को विशेष दर्जा दिया जाएगा जैसे बाकी देशों के राजदूतों को दिया जाता है, कभी वहां पर जिन्ना की बरसी मनाई जा रही है। ये नया बांग्लादेश जो बन रहा है, ये भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे अमेरिका है या चीन है? एक चीज तो साफ है, जो हम दोनों ने बातें की थी, कि तथाकथित रूप से बांग्लादेश में जो क्रांति हुआ था वह क्रांति नहीं था। वह भी एक तरह से कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कलर रिवॉल्यूशन, यानी पीछे से कुछ और लोग थे। जरूर इसमें विद्यार्थी थे और बेरोजगार लोग थे, जनता भी आई थी, संदेह नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे देश में 2013-14 में हुआ या उसी समय यूक्रेन में हुआ था, लेकिन इसके पीछे हाथ किसी और का था, फंडिंग किसी और का था, इसका नेतृत्व तो किसी और के हाथ में था। वह लोग इसको इसके खास दिशा में लेके जा रहे थे। अंततः उन्होंने राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया। वहां के विद्यार्थियों का जो बाद में कुछ स्टेटमेंट आया था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्रांति खत्म ना हो इसके लिए पार्टी करेंगे, मैंने कहा था 5 से 6 महीना लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही वह हमारे सामने उजागर हो रहा है। और इसके लिए इन्हें जरूरत है इतिहास में वापस जाने की और वो चीजें करने की जिसके आधार पे अभी बांग्लादेश में सरकार थी, भले वो तानाशाह हो गई थी शेख हसीना की सरकार, लेकिन इसमें उनके पास जिन्ना के पास जाने की का आधार बनता है। यदि वो ना होते तो पाकिस्तान ना बनता, पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश ना बनता, इसलिए वो हमारे नेता भी हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। पुरानी जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा संबंध रखी हुई थी, और 1971 के मसला को हमें खत्म करना है। 1971 का मसला क्या है? यानी पाकिस्तान माफी मांगे, ये मांग लेंगे अभी, जो भी बिलावल भुट्टो या जो भी है वो अपनी माफी मांग लेंगे। कुछ हो सकता है पैसे का भी हो, वो हथियार बेचने शुरू हो गए हैं, हो सकता है कुछ पूंजी कुछ मिलियन के डॉलर के दे दे, भैया वो हमसे गलती हुई, माफ करो, इतना में कर लो, ताकि पूरे दक्षिण एशिया में चीन के खिलाफ जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ भी। हेलो हेलो, लाइट गई? की आवाज सुन रहा हूं। नहीं, आपके यहाँ लाइट गई थी क्या? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चलते रहिए। वो जो सेंटेंस आपने बोला था कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उसे दोबारा से रिपीट कीजिएगा, एडिट करा देंगे हम लोग। यह अभी जो खास फिलहाल में पूरे दक्षिण एशिया में एक तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है अमेरिकी नेतृत्व में। वहां का डीप स्टेट हम लोगों के डीप स्टेट से मिल रहा है, जहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री या यहाँ के रक्षा विशेषज्ञ NSA लीडर हैं, वो सारे जा रहे हैं श्रीलंका से लेके रूस और बाकी दूसरे देशों में भागदौड़ मचा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी नजर में आनी चाहिए, अमेरिका कहीं ना कहीं से भारत पर दबाव डाल रहा है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अब एक शतरंज के मोहरे की तरह खिलाए जा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलकर एक कहें तो अब एक देश भले ही ना बने, बनना मुश्किल है, चूंकि बांग्लादेश की जनता जो है वह इसके बहुत जबरदस्त खिलाफ फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक धर्म के आधार पे या दूसरे आधार पे जो कह रहे हैं ये लोग, वहां के नेतागण अभी कहना शुरू कर रहे हैं, वह चीज होने वाला है, जिसमें अमेरिकी पूंजी नहीं, अमेरिकी सेना का भी बांग्लादेश में प्रवेश मुझे आगे आने वाले समयों में नजर आ रहा है। जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर एक बार, मैं पहले भी आपसे कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूँ कि कह रहे हैं POK ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ अखंड भारत बना दो, ना पाकिस्तान बचे ना बांग्लादेश बचे, इधर ही मिला दो सब कुछ। अखंड भारत बनाने का जो सपना है वह इस तरह से नहीं हो पाएगा जो हमारे RSS के लोग देख रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान तक शामिल है। कम से कम आगे आने वाले 4-5 दशकों तक नहीं होगा। और हम अखंड विश्व की बात क्यों नहीं करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वो हमारी ही संस्कृति का, हमारी पूर्वजों का नारा रहा है। और हमें कहें तो हमारा नारा है
हम वामपंथियों का, दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो यानी पूंजीपति वर्ग का सफाया करो, फिर उसके बाद से देश का मतलब ही नहीं खत्म हो जाएगा। युद्ध बेकार हो जाएंगे, सरकारें बेमानी हो जाएंगी, सेनाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, धर्म जो भी होगा आपका व्यक्तिगत रूप से होगा, जाति प्रथा खत्म हो जाएगा, औरतों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार आजकल नजर आ रहा है जिस रूप में खत्म हो जाएगा, वही रास्ता बनता है, ना कि एक खंड भारत, वह बकवास है। जी चलिए बनना खबरों का रुख करते हैं और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है अडानी के हवाले से। हिंडनबर्ग ने एक बड़ा खुलासा फिर कर दिया, कहा कि 21 लाख डॉलर जो है, करोड़ डॉलर स्विस बैंकों में फंसे पड़े हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं उनको। जहां तक हिंडनबर्ग की बात है, वह पूरी तरह से लगा हुआ एक के बाद एक एक्सपोज करते जा रहा है, लेकिन अडानी के साथ वह नहीं समझ पा रहे हैं, या समझने के बावजूद अपनी कोशिश बरकरार रखे हुए हैं कि उनके साथ मोदी सरकार है, और मोदी सरकार हट भी जाती है तो भारत सरकार जिस रूप में है वह उनके साथ होगी, क्योंकि वह भी पूंजीवाद के लिए काम करता है। भले आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, हो सकता है कुछ टैक्स बढ़ा दे, हो सकता है जिस तरह से टैक्स की छूट दे रहे हैं वह खत्म हो जाए, जो कर्ज ले रखा है अब आगे उस तरह से कर्ज ना दे। और हालांकि अभी हिंडनबर्ग ने कहा है, इस पे अडानी ग्रुप ने कहा कि नहीं, यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्विस बैंक ने यदि फ्रीज किया है तो यह छुपने वाली बात नहीं, बहुत मुश्किल है, आगे आने वाले समयों में फिर बारंबार आएगा, और अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, मतलब यह करोड़ों नहीं अरबों का मसला बनता है। जी श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा अब पोर्ट ब्लेयर को। ये जो बड़ा ऐलान किया है ट्वीट करके, एक्स करके अमित शाह ने, इसे आप चुनावी माहौल में कैसे देखते हैं? और ये तमाम खबरें उस दौर में आ रही हैं जब गांधी और सावरकर को एक जैसा बताते हुए संस्कृति मंत्रालय बाकायदा आर्टिकल छपवा रहा है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? लिपापोती करने की पूरी कोशिश है, विश्व का एक हिस्सा बनता है भारत, और भारत में इसको बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। नामकरण यानी नाम बदलो, धर्म के आधार पे करो। पुराने जमाने में हमारी संस्कृति बड़ा उच्च स्तर की थी, सती प्रथा को की बात ही नहीं करनी, यानी औरतें बराबर थी। यहाँ पर जिस तरह की दास प्रथा था, दक्षिण भारत में जाए तो मंदिरों में जो तथाकथित रूप से देवताओं के लिए औरतों का जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराया जाता था, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा था, उसको भूल जाते हैं। औरतों के स्तन को ढकने का जो पर कर्ज जो लगता था हमारी तथाकथित रूप से वर्ण व्यवस्था में जो हिस्सा था, उसको भूल जाते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह के जनसंहार हुए इस तरह के, उसको लोग खत्म करते हैं, और उस संस्कृति को हम फिर से वापस लाने की करते हैं कि भारत एक सोने का देश था, ठीक है, $1 ₹1 के बराबर था, लेकिन उसके पीछे और भी चीजें जो छुपी हुई थी यहाँ के राजा महाराजाओं का, चाहे वो मुगल काल रहा हो चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, उसको छिपा के वहां वापस जाने की कोशिश। यहाँ के जो वैज्ञानिक आधार है शिक्षा, उसको कुंद कर देना, यहाँ तक कि भगत सिंह को भी आप हटा रहे हैं सिलेबस से, तो यह सब उसको दिखाता है कि जनता का जो कष्ट है, जो भयानक रूप से बेरोजगारी हो रहा है, जनता को इस उत्पादन क्षेत्र और वितरण, यानी जो उत्पाद होता है उससे उसको बाहर कर रहे हैं। वो नालियों गलियों में रह रहे हैं। 3-4 करोड़ जनता के पास आधार करोड़ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वह वोटिंग तो भूल ही जाइए, वह उनको खाने पीने के आधार पर कीड़े मकोड़े बेचारे करके कर रहे हैं, उसको छिपाने की कोशिश है, और जनता के विद्रोह को खत्म करने की लिपापोती करने की कोशिश, और कुछ नहीं। जी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में पुलिस हड़ताल पर चल गई है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अब खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान की सरकार से बात करेंगे। तो इस पर बिलावल भुट्टो समेत तमाम लोग भड़क गए हैं, कह रहे हैं भैया जाके वहीं रहने लग जा। अब जो भी है एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं, अफगानिस्तान पे लगा रहे हैं, अफगानिस्तान से शांति की बात कर रहे हैं। जिस आधार पे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी धर्म के आधार पे, और बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, फिर सो मिल रहे हैं, यानी दुनिया ऐसे लगता है कि गोल गोल घूम रही है, लेकिन और भयानक स्थिति में जा रही है। इसका मसला ना अफगानिस्तान के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना बांग्लादेश के पास है, ना भारत के पास है। उसका एकमात्र रास्ता वही है कि यह सत्ता और यह उत्पादन जो जनता करती है वह पूरी की पूरी जनता के हाथ में, और कुछ नहीं है। ये लोग कितना भी कूदे, और जनता को समझने के लिए जो आधार बनता था, जो शिक्षा भी इन्हीं के हाथ में, वही पढ़ा रहे जो चाह रहे हैं। और हमारे ऐसे जो चंद लोग हैं वह भी अब या तो कमजोर पड़ गए हैं, या आपस में ही मूर्खों की तरह लड़ रहे हैं, या वह भी कहीं ना कहीं से सरकार से अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। जी
लेकिन अगर वाकई में अफगानिस्तान से आतंकी आ रहे हैं पाकिस्तान में और एक मुख्यमंत्री आगे बढ़ के क्रेडिट ले रहा है, जेल में बंद इमरान खान उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को तो इनके पांव पकड़ने चाहिए कि ठीक है, अली अमीन गंडापुर तुम बात करके मामला शांत कराओ, उस इलाके में शांति स्थापित हो जाए। इतनी समझ और इतनी एकता इनमें होती तो फिर भय किस तरह से इसका होता है। यदि यह लेते हैं, वहां पे चीजें बढ़ती हैं, अफगानिस्तान से शांति समझौता होता है, तो यह जाएगा इमरान खान उनके पार्टी को। इमरान खान ने इस बात की प्रशंसा की है जेल के अंदर से ही, यानी इनकी सत्ता चली जाएगी। यदि कांग्रेस कुछ यदि काम करती है, मणिपुर के मसले को सुलझाती है, तो क्या यह आरएसएस को बर्दाश्त होगा, हजम होगा? भले ही 50 और औरतें वहां की मारी जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, वह उनको बर्दाश्त है, लेकिन कांग्रेस के पाले में चले जाए यह उनको बर्दाश्त नहीं है। यदि दिल्ली में जनसंहार होता है या राइट होता है धर्म के आधार पर, आम आदमी पार्टी उसको शांत करके उसका क्रेडिट ले लेती है, यह कैसे हजम हो सकता है आज की सरकार को? मसला वही है जी। कहीं ऐसा ना हो कि इकलौती सरकार है पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की, यानी कि इमरान खान की पार्टी की, और जिस तरीके से वहां का मुख्यमंत्री चर्चाओं में बना हुआ है, तख्ता पलट करके गवर्नर राज लागू कर दे वहां पे। कोशिश हो सकती है। वैसे इमरान खान के साथ एक रास्ता है, वो अपने दूत को भेजे अमेरिका के पास कि भैया जो काम यह कर रहे हैं वही काम हम करेंगे, चूंकि हम बहुमत में रहे हैं और हम बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो देखिए कैसे बिलावल भुट्टो फिर इंग्लैंड भाग जाएंगे, अपनी मम्मी पापा जो भी इनके साथ है, मम्मी नहीं है, जो भी इनके साथ है वहां ये भाग जाएंगे और इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हो सकता है हफ्ता ना हो, महीना भर लग जाए जी। सही कह रहे हैं। वैसे उसके साथ तो उसके पापा भी नहीं है, उसको पता नहीं क्या विवाद उनसे चलता रहता है राजनीतिक तौर पे, पर दिखावे के लिए जरूर है। अफगान मामलों से जुड़ा हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो विशेष सलाहकार है, विशेष सचिव है आसिफ दुर्रानी, वो क्यों पद छोड़ के चला गया सर? अब ये उनका सही में कहें तो अंदरूनी मामला है। सरकार का कहना है कि उनका निजी कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद हुआ है। यह मतभेद इससे संभव होता है कि उनकी कहीं ना कहीं से लगाव इमरान खान से थी या है, या वो जो तरीका वो अपनाते थे अफगानिस्तान के तरफ, थोड़ा एक लिबरल एटीट्यूड था, उसके तरफ जाने की बात होती है, उनसे समझौता करने की बात होती है, और यहाँ पे इनका कुछ दूसरा रवैया है। और अमेरिका के साथ होने के कारण यह नहीं चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से उनकी जो अफगानिस्तान में जो भी सत्ता बनती है, तालिबान जिस ढंग से आगे बढ़ रही है चीन के साथ मिलकर, और वहां के मसलों का सबका मसला पूरा करना चाहती है, यहाँ के लोग उससे तैयार नहीं है। वह चीन के अगेंस्ट में ध्रुवीकरण पूरे बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर है, उसमें वो खटपट है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो गोल मोल करके यह लोग एक दूसरे के पूंछ को चबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब से शाहबाज शरीफ पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, तो इन्होंने अफगानिस्तानियों को लाखों की तादाद में घुसपैठियों के नाम पर यहां से निकाला है, और उसी के बाद से तमाम ये हमले पाकिस्तान में आतंकी वारदातों के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब अवैध घुसपैठियों की बात की तो रुक कर लेते हैं स्वीडन का। जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, जाओ, हम $34,000 देंगे। स्वीडन में दक्षिणपंथ भी सरकार में आ गई है, नेटो के सदस्य बन गए हैं। स्वीडन को कहते हैं कि ऐसा एक ओपन देश था जहां कहते हैं कि भ्रूण यानी बच्चा होने के पहले से मौत तक सरकार तुम्हारी देखभाल करती है। यानी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सोशल डेमोक्रेसी थी। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का क्या हश्र होता है यदि पूंजी वहां के चंद व्यक्तियों के हाथ में है, अभी हमें नजर आ रहा है। और वहां पे बहुत सारे रिफ्यूजी आते थे, अभी कम से कम वहां पे 2.5 लाख रिफ्यूजी 2023 में आए थे। लेकिन अब जो रिफ्यूजी के खिलाफ जो सख्त बना रहे हैं कानून, उसमें कुल मिलाकर केवल 700 लोग ही उन्होंने अप्लाई किया था, या कुल मिलाकर 70-80 या 2-4 लोगों को मिला है, बाकी लोग धीमे धीमे छोड़ के जा रहे हैं। और अभी वहां की सरकार कह रही है अभी तक उन्हें 1000 से कुछ कम डॉलर मिलता था, तुम अपने देश चल जाओ, उसका 35 गुना बढ़ा के आपने ऐसा बोला $35,000, यानी कहें तो मतलब उतनी देर ही कि अपने देश वापस जाओ। फिर भी वहां के अधिकांश लोग जो अफ्रीका से आए हुए हैं, इस सीरिया में जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इसके छोड़ के भागे हुए हैं, लैटिन अमेरिका वगैरह से देशों को लेके भागे हुए हैं। हालांकि भारत की वो बात नहीं करते, यहाँ के शायद कम ही लोग होंगे। तो उन लोगों से यहाँ के लोग खुश नहीं है कि भैया तुम हमारे यहाँ के गड़बड़ कर रहे हो, हमें पसंद नहीं है, हमारा जो एक कल्चर रहा है, हमारा रंग जो है, अब वह चीज़ नहीं है। वही चीज़ कर रहे हैं जो अमेरिका में कर रहे हैं, जो वहाँ के ट्रंप पूरी की पूरी मेक्सिको से जो आ रहे हैं उनको बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही चीज़ें अब यहाँ पे, और आने वाले दिनों में और खराब स्थिति होगी जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लास्ट बुलेटिन में हमने बात करी थी कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने सीमाएं बंद करवा दी हैं, घुसपैठिए अंदर ना आ सके। इसी तरीके से फ्रांस में भी ये बड़ा मुद्दा है, और जहां जहां पर दक्षिण पथ का उभार हो रहा है वहां पे चीजें देखने को मिल रही हैं। खैर, रुक करते हैं उत्तर कोरिया का। किम जॉन उन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो परमाणु ईंधन बनाने वाली मशीनों के साथ हैं। तस्वीरें कब की हैं इसको लेकर तो सवाल है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि परमाणु हाथ में आने वाला है उत्तर कोरिया की। परमाणु बम तो है ही है, लेकिन किम जोंग उन को भी बड़ा मजा आता है अपने तस्वीर के साथ, अपने जनरल के साथ घूमते हुए फोटो खिंचवाने में। और यह धमाकेदार मतलब है कि परमाणु ऊर्जा जहां बनता है या उसका बॉम्ब बनता है उसका फोटो खींचते हैं। वैसे एक चीज इंटरेस्टिंग है, 1954 या 55 में जब स्टालिन थे या उनके मरने के बाद भी अमेरिका का दावा था कि एकमात्र वही है कि वह परमाणु बॉम्ब के साथ है, उसके साथ यूएसएसआर भी आया था उसमें करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते हुए उन्होंने एक मोबाइल परमाणु बॉम्ब, यानी बॉम्ब नहीं कहें, एनर्जी बनाने वाली मिनी रिएक्टर क्रिएट किया और उसको जनता के लिए मास्को तक में भी लगा दिया कि जनता के देखिए कि कैसे से बनता है, क्या होता है। इस पर अमेरिका ने बड़ा हंगामा किया था, पूरे पश्चिम ने किया, देखो भाई खुलेआम एटम बॉम्ब का प्रदर्शन हो रहा है, युद्ध की बात है, वगैरह वगैरह है। संभवतः इससे प्रेरणा लेके अब तो चीज हट गया है, वो चीजें खत्म हो गई है। उसके खुर्शीव ब्रेजनेव आने के बाद से वो चीजें हटा गई थी 65-66 के बाद की, गलत बात है। जो भी है, गलत हो सही हो, यूएसएसआर की कोशिश होती थी कि हम जितना उसको दिखा सके जनता को हम क्या कर रहे हैं, और ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया और जापान को डराने के लिए दिखाते हैं, हालांकि वो लोग डरने वाले नहीं है। तो ये सब एक कहे तो मतलब दिखावा है और कुछ खास नहीं है। जी, ये तख्ता पलट को लेकर कांगो में जो अमेरिका समेत कई सारे, या अमेरिकी समेत कई सारे लोगों को जो सजा सुनाई गई है, इस फैसले को कैसे देखते हैं सर? ये मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में अभी कुछ समय पहले तक मौत की सजा का प्रावधान नहीं था जो इन्होंने लाया, और वहां पे उसके एक इनके जो करीबी थे मंत्री या कुछ थे, कुछ आर्मी के अफसरों के साथ, कर्नल या मेजर जनरल के रैंक के साथ, इन्होंने जो अभी फिलहाल में राष्ट्रपति हैं उनके पैलेस पे ही धावा बोल दिया, और उम्मीद थी कि सेना के बाकी लोग आ जाएंगे, सीआईए वगैरह का हाथ था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। और जो तत्कालीन राष्ट्रपति है उन्होंने इनको पकड़वा लिया, जो इनके नेतृत्व में था उसको वहीं पे गोली मार दी गई, आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया गया था। और वहां पे पता चला कि अमेरिकी भी थे, कुल 34 लोगों को जो पकड़ा था, अधिक लोगों को पकड़ा था, लेकिन सबका प्रमाण नहीं मिलने से कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों को जेल की सजा मिलेगी, और इसमें इन लोगों को फांसी की सजा मिली है। और इनके जिसमें बेटे भी शामिल है, जो विरोधी के जो लीडर थे, उनका बेटा 20-22 साल का, उनकी मां का कहना है जो अमेरिकी नागरिक है कि नहीं, वो गलती से बाप ने क्या किया क्या नहीं हमें तो पता भी नहीं था, वो तो बगल के देश से आए हैं, उस समय बुलाया गया था। वह लोग तो सोने का व्यापार करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सोने का व्यापार करते करते लोगों को लगा कि भाई एक देशी को क्यों नहीं हड़प ले, जो मर्जी करे करते चलो, और ये करने की कोशिश की है, पकड़े गए। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, क्या ब्राजील और मस्क के बीच पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत बन गई है और एक्स फिर से शुरू हो जाएगा वहां पर? मुझे नहीं लगता। अभी तो $3.3 मिलियन, यानी तकरीबन $33 लाख इनका ब्राजील सरकार ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जब्त कर लिया। कहने के लिए अभी लगा था, जैसे कुछ समय के लिए आया था कि जिस अकाउंट को फ्रीज किया गया है एलॉन मस्क के एक्स और स्टार का जो भी था, उसको खोला गया, लेकिन खोला इसलिए गया था कि इसका जो पैसा है इसको हम फ्रीज कर ले, ब्राजील सरकार को दे दिया गया, और कहा गया कि अभी और हर रोज भी तुम्हें दंड दिया जाएगा जब तक कि तुम वैसे ट्वीट को ना बंद करते हो जो अभी के सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। देखते हैं आगे किस तरह से यह मसला बनता है और बिगड़ता है। जी, ऐसी क्या जासूसी कर दी कि रूस ने ब्रिटेन के 6 राजनयिकों को प्रतिबंधित कर दिया? कहने के लिए 2014 से ही इस पे आरोप लगते आ रहे हैं, जब वहां पे सत्ता पलट हुई थी और चुनी हुई सरकार को हटा के ओबामा के सरकार ने $3 ट्रिलियन दे के वहां पे मैदान रिवॉल्यूशन तथा कथित रूप से करवाया था, और जिसके बाद की स्थिति है बनी हुई है। उस समय से ही रशिया इसका विरोध करता रहा कि जो तुम काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हारा जो राजदूत है और उसकी जो स्टाफ है वह अपने काम ना छोड़ के पूरे यूक्रेन से लेकर रूस तक में भी यहाँ की स्थिति को डावाडोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जासूसी कर रहे हो, तुम तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में कर रहे हो,
और अब आके इन्होंने 2022 जब लड़ाई शुरू हुआ उसके बाद और अब 6 राजनयिकों को निकाल दिया। ब्रिटेन का ठीक। कहा कि नहीं, हमारे राजनयिक या जो भी उसके स्टाफ थे, ऑफिसर थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले, 6 महीने पहले वगैरह इंग्लैंड ने ये कार्रवाई की थी और एक रूसी राजदूत को जो निकाला था वहां से, उसके खिलाफ में तुम बदला ले रहे हो। तो ये सब कार्रवाइयां चल रही है और चलता रहता है जी। ये बदले की कार्रवाई है या मौके की नजाकत को देखकर, या मौके पर चौका मारा है रूस ने? क्योंकि ब्रिटेन का पीएम पहुंचा हुआ है अमेरिका बाइडेन से मिलने के लिए, उस दौरान ये कदम उठाया गया है। स्टारमर जो है अपना पूरा रंग दिखा रहे हैं। वह केवल अब इजराइल पे नहीं, इजराइल पे तो उन्होंने कहा था कि यह यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पूरे हम वेस्ट में देखें, इंग्लैंड और यूएस में देखें, तो वह कानून बना रखा है कि यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार करोगे तो तुम्हें जेल में डाला जाएगा। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब यह विपक्ष के नेता थे, अभी चुनाव नहीं हुआ था इंग्लैंड में, तब इन्होंने अपने पार्टी से कई उन नेताओं को हटा दिया था जो गाजा में युद्धबंदी की मांग कर रहे थे और पैलेस्टीन स्टेट की मांग कर रहे थे। जी। और अब जाकर यह खुलेआम पक्ष में आ गए हैं कि हम जितने भी अस्त्र शस्त्र होगा हम इजराइल को देंगे, क्योंकि इजराइल किसी भी जनसंहार में शामिल नहीं है, यह अमेरिका भी कह रहा है। और अब दूसरा इनका रंग आया है कि यूक्रेन में ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को आत्म रक्षा का अधिकार है। किस तरह से क्यों लड़ाइयां हो रही वो सब नहीं कर रहे हैं। और अब अमेरिका पहुंच गए हैं ताकि दूरगामी मिसाइल की बात, अभी कल परसों या तरसों जो भी था, इनके फॉरेन मिनिस्टर इंग्लैंड के लामी और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकेन और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर तीनों मिलकर बात कर रहे थे और दबाव डाल रहे हैं कि जितने भी, इंग्लैंड की तरफ से हो ही गया कि दूरगामी मिसाइल को हम छोड़ दें, जाने दें, जितना भी इस्तेमाल करें। यूक्रेन के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है और यहां पे जाके अब यह लोग विचार यह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका मना कर रहा है, विचार यह कर रहे हैं कि यदि हम मॉस्को और दूसरे जगहों पर यूक्रेन को फ्री करते हैं मिसाइल मारने का। और पुतिन ने साफ साफ कहा, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली या एससी उसके सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने कहा है साफ साफ कि यदि ऐसा होता है तो हम यह मान के चलेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने नेटो हम पे आक्रमण किया है और उसी के हिसाब से करेंगे। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल करने की धमकी को अब इतने ज्यादा खुलेआम शब्दों में पहले नहीं किया था। तो ये लोग सोच रहे हैं कि क्या सही में हम इसके लिए तैयार हैं, और इस पर चर्चा चल रही है, ना कि इस पर चर्चा चल रही है कि हम क्या और दें और ना दें जी। लेकिन रूस का ये कहना कि हम ये मानेंगे कि अमेरिका शामिल हो गया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप शामिल हो गया, क्या उसके पीछे ये दलील है क्योंकि यूक्रेन के जो फौजी हैं उनको लंबी दूरी की मिसाइल चलाने का अनुभव नहीं है, और अगर वो मिसाइल चली तो सीधे सीधे समझा जाएगा कि नेटो के फौजी काम कर रहे हैं? अब यह बहुत अच्छी बात, और इसका मतलब ये लगा है कि आप पूरी के पूरे पुतिन की स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, यानी आप अकेले भी इस कार्यक्रम को चला सकते हैं किसी और के साथ। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, मैं खुश हुआ इस पे। और पुतिन ने साफ साफ कहा, जहां एक तरफ उनके सरकार में और उनके जो भी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी तक जो दो ही कारण था जिसमें हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी पहला वो कि दुश्मन हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करता है, दूसरा कि पूरे रूस के अस्तित्व का ही खतरा आ जाए कि मतलब खत्म हो रहे हैं तो हम बच के क्या करेंगे और उस हालत में। लेकिन अब यह भी करने जा रहे हैं, और जिसमें यह संभवतः मेरी नजर में आ रहा है, पुतिन ने कहा है, पहले उसको मैं बता दूं कि यूक्रेन अपने आप में स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, यानी लॉन्ग दूरी वाला जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब आ सकते हैं, अपने आप इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। उसके पास इस तरह के ट्रेन्ड स्किल्ड ऑफिसर्स या जो भी इसको चलाने वाले हैं मिसाइल को, उसमें कम से कम 2 साल 3 साल लगता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए दूर से कहीं ना कहीं से उसके ड्रोन्स हो, सैटेलाइट्स हो, इस सब की क्षमता से पता चले कि एग्जैक्टली कहां मार करने जा रहे हैं, जो बिना नेटो के हेल्प के नहीं होगा। यानी खुलेआम तुम अपने क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में भी हो सकता है लॉन्च कर रहे हो। दूसरी तरफ हाल फिलहाल के जो रिपोर्ट आ रही है, यदि न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों तरफ से आते जाते हैं तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि केवल हमें ही ना बर्बाद करे, पूरे नेटो के पास से और रूस के पश्चिम और उत्तर और दूर सुदूर में वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फिट कर रहा है, जहां से कि आधे घंटे के अंदर पूरे रूस के ऊपर ये आक्रमण कर सके। इन दोनों चीज को लेकर तीसरा जो शॉर्ट टर्म इन्होंने कहा है कि दो जो कानून है, रूस के संविधान इजाजत देता है 2 हालत में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल करने का, उसमें तीसरा ये आ सकता है जो मेरी समझ बनती है कि रूस जो है वह स्ट्रेटेजिक, एक तो है पूरा विश्व को बर्बाद करने वाला,
शॉर्ट टर्म यानी टैक्टिकल या बैटलफील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब का छोटा सा, जैसे हिरोशिमा वगैरह में मारा गया था, जी उससे भी छोटे स्तर का, जो कि यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में या ब्लैक सी में जहां से ये लोग जहाज लेके टोही विमान खोड़ रहे हैं, वहां पे दो ही मारे, एक ही मारे। जी और उसके बाद से देखिए कि क्या रिएक्शन होता है। अभी हर रेड लाइन वो क्रॉस कर रहे हैं, दिए जा जी रहे हैं, और वहां से यदि अमेरिका नेटो संभल जाता है तो रुक सकते हैं, और इसकी संभावना बनती है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपके सवाल से जो मेरे ध्यान में आया, जो मैं पहले से सोचता रहा हूं, पहली बार इस तरह की बातें की है और मैंने आपको बताया। जी बहुत अच्छे से हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। लेकिन इसी के साथ अब एक रोचक खबर है। जो अमेरिका ब्रिटेन रूस को मिटाने पर तुले हुए हैं, उनके यहाँ पुलिस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मंत्री का बैग गायब हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है वहां पे? कानून अपने यहाँ तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। महिला मंत्री हैं, इन्होंने कहा है, डायना या डायन जॉनसन। डायन मतलब हमारे वहां डायन नहीं, जो कि भूत प्रेत को कंट्रोल में करती है, नाम है उनका। नहीं, मैंने बता दिया, लोग कहीं जी इसमें ठीक गलतफहमी ना रहे। और इन्होंने कहा है कि भैया, हमारे देश में पुलिस के ऊपर विश्वास जनता का बहुत घट गया है, और लोग जो है सो शॉप लिफ्टिंग करते हैं, दुकानों से चोरी कर रहे हैं, जहां तहां से चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पुलिस वही पथराव कर रहे हैं। इन्होंने खुलेआम रूप से उसका वो नहीं किया, जो अभी वहां पे दंगा फसाद चला था झूठे आधार पे करके, जिसकी हमने काफी चर्चा की है। जी जो विदेशी प्रवासी हैं उनके खिलाफ वगैरह हुआ था। यह नहीं कर रही कि आखिर यह पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों घटा है, यह नहीं जी कर रही। दूसरी बात, शॉप लिफ्टिंग में क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज की घटनाएं हो रही है। कोई पाव रोटी चुरा लिया, कोई मीट चुरा लिया। मैं ये कहता हूं कि जहां तुमने जनता को इस कदर बेबस कर दिया है कि जी पेट की आग बुझाने के लिए छोटी छोटी कर रहे हैं। हमारे हम्म, जेलों में रेलवे पुलिस फोर्सेज ने, वैसे जो बच्चे बेचारे आदिवासी दातुन बेच रहे हैं, वो करने वाले, बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए, प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे तो पता नहीं, आजकल शायद 50 रुपये ही है, जी उसको लेकर जाए तो उस दातुन से कितना मुनाफा कमाएंगे। मूंगफली बेच के कर रहे हैं, उनको उठा के तुमने जेल दे दिया, क्योंकि उसका कमीशन तुम इनको नहीं दे रहे हो। हम्म मैं कहता हूं यह एक तरह का विद्रोह है इनका। मैं हम्म यह नहीं कर रहा हूं कि चोरी करना अधिकार है, लेकिन विद्रोह है इस सत्ता का, इस समाज का, जिसने उसको जानवर से भी बुरा हाल तक कर दिया है। और इस हम्म कारण पुलिस में कैसा विश्वास दोस्तों, इस न्यायालय में हम्म, कैसा विश्वास नहीं चलिए। होगा। जी अब जब सीजीआई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घंटी बजाते हुए दिख रहे हों, तो फिर काय का विश्वास रह जाएगा और काय का भरोसा रह जाएगा। और अगले ही दिन केजरीवाल को जमानत मिल जा रही हो हरियाणा चुनाव से पहले, सवाल तो उठने लाजमी है। सर ने इसको लेके एक वीडियो भी बनाया, विस्तार से उनके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी पे उसको शेयर किया। अभी रुक करते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का। और इसमें जो पहला अपडेट हमारे पास है वो है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने कहा, मंगलवार की डिबेट में मैं जीत गया हूं, इसलिए कमला हैरिस कह रही है कि दूसरी डिबेट करो, और अब मुझे डिबेट करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। इसलिए कमला हैरिस नहीं कह रहे, पहले ही से 2 डिबेट की बात चली थी, पहले डिबेट के पहले। और अभी तक जहां तक लग रहा है कि यदि मान लेते हैं 51-49 नहीं, 50-50%, जो मैं ट्विटर और दूसरे जगहों पर देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि डिबेट जीत गए हैं। और इन्हें लग रहा है कि इनकी झूठों का जो पकड़ाया है, 25-30 झूठ बोले और कमला हैरिस का केवल 3-4-5 ही आता है, जिसमें कुत्ते बिल्ली खाने की बात करते हैं। हैती के जो शरणार्थी है, वहां लोग आके जो अमेरिका में बसे हुए, उनके खिलाफ जो कर रहे हैं, और इनके खिलाफ जनता का अब आक्रोश बढ़ रहा है एक तरह से। तो यह धीमे धीमे पलट रहा है, कमला हैरिस के पक्ष में जा रहा है। और इसलिए डर रहे हैं, ना कि इसलिए कमला हैरिस दूसरे डिबेट में करने की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कह रहे थे कि चुनाव में जीत गया, आगे चुनने की क्या जरूरत है, चुनाव के जो वोट है उसकी गिनती करने की क्या बात है। ये अजीबोगरीब जो दिमाग में इन लोगों के आते हैं, ये लोग, मैं हम्म, शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पूरे विश्व के जो आज कल के नेता हैं, वह केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि जाहिल और जंगली है। जी लेकिन पोप फ्रांसिस तो कह रहे हैं ना ट्रंप अच्छा है ना हैरिस अच्छी है, अगर चुनना ही है तो किसी तीसरे कम बुरे को चुन लो। पॉप फ्रांसिस अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये जिस, मतलब क्रिश्चियन में भी कई हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, पहले वाले हैं, और वो सब हैं, ये जिस उससे आते हैं, उसमें इनका कहना है कि इनसे जब पूछा गया, अभी हमने पढ़ा था कि इंडोनेशिया वगैरह में गए हुए और प्रचार कर रहे हैं कि किसको वोट दें, आपके जो समुदाय के लोग हैं पूरे अमेरिका में, किसको वोट दें। तो ये कहते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं से मानवता के दुश्मन है। कैसे? कमला हैरिस युद्ध का समर्थन कर रही है और इसलिए उसे नहीं रोक पा रही है, और कमला हैरिस साथ साथ
एबॉर्शन का सपोर्ट कर रही है। जो बच्चा अभी गर्भ में है उसको मारने की बात कर रहे हैं, तो कितना भयावह स्थिति है। यह मानव विरोधी है। और ट्रंप जो है वह भी इस तरह से कहीं ना कहीं युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, इसराइल में जो बच्चे मारे जा रहे हैं। इसलिए दोनों जो है एविल है, इसलिए लेसर एविल जो कम दुष्ट है, कम खतरनाक, उसको दे। अब कम कौन है? तो लंका में सारे 52 गज के हैं। तो इसलिए जहां तक बात है, यह कुछ भी कहने में असमर्थ है। इनको इसी तरह से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यदि सही में जाए तो मैं भी ऑल्टरनेट मीडिया नहीं, यहाँ पे ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, एक विकल्प की बात कर रहा हूं। पहले ही दिन से आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी कब तक, डेमोक्रेट्स रिपब्लिक का कब तक ये सब आला घटे, टूरीज और ये लेबर कब तक, इनके अलावा कुछ नया होना चाहिए। लेकिन नए आए तो थे दिल्ली में, क्या करते हैं वो भी जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। केजरीवाल तो वही कर ही रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुरू में ही जब ये विपक्ष में थे, यानी जब विपक्ष नहीं कहे कि मतलब तथाकथित रूप से जो उफान आया था, क्रांति आया था, उस पे एक तरह से कहें तो तैर रहे थे उस जन उभार पे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि आपके बातों से ऐसा लगता है, खासकर इनके साथ जो थे योगेंद्र यादव, जो कि बिल्कुल भंडा फूट गया, ऐसा कुछ नहीं थे, और दूसरे जो लोग थे, कि आप पूंजीवाद के खिलाफ है क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, पूंजीवाद को तरह नहीं पड़ेगा, उसके खिलाफ में कैसे हो सकता, वही तो देश को चला रहे हैं, हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है हम उसके खिलाफ है। यानी यह इन लोगों का एक जुमला है। पूंजीवाद में कैसा, एक अच्छा पूंजीवाद हो, एक खराब पूंजीवाद हो, एक लिबरल पूंजीवाद हो। टाटा इंस्टीट्यूट जो पढ़ाता है वह कहता है कॉन्शियस पूंजीवाद हो, यानी चेतना के सहित मजदूरों का शोषण नहीं करो। पूंजीवाद का आधार ही है कि मजदूरों के श्रम शक्ति का शोषण करके पूंजी बढ़ेगा। वह उनके वेतन देने के लिए नहीं होता है, उनकी मजदूरी देने के लिए होता है। मजदूरी देने के बाद जो मुनाफा होता है वो अलग चीज होता है, उसके पूंजीवाद के समर्थक है। इसीलिए केजरीवाल आज के जो बहुमत है, जो कांग्रेस पहले करती थी और बीजेपी लेकर उड़ गया है, उससे आगे बढ़ने के लिए यह हिंदुत्व को उठाते हैं। ये पहन रहे हैं, वहां नहा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ये सब तमाशा ये पूरी तरह से करते हैं। जी, सवाल यही तो उठता है ना सर, कि अगर कोई तीसरी शक्ति उभर के भी आती है राजनीतिक फलक पर, तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद उसको कैप्चर कर लेता है और वो उसी के इशारों पे काम करने लग जाती है, और जनता फिर ठगी की ठगी रह जाती है। क्या फिर से एक बार नई दुकान लगानी पड़ेगी, फिर से एक नया संसार बसाना पड़ेगा? खैर, अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और यहाँ 2-3 घटनाक्रम बड़े महत्वपूर्ण हो रहे हैं। एक तो बाइडेन और स्टारमर अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं, दूसरे मैड्रिड में बैठकर मुस्लिम देशों के जो शासक हैं और यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो मंथन कर रहे हैं 2 नेशन सॉल्यूशन पर। ये संयोग तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि बाइडेन ने कहा है कि वो जंगबंदी को लेकर अब कड़ा और सख्त फैसला ले सकते हैं। कड़ा और सख्त फैसला तो बहुत जमाने से ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाइडेन और जो भी वहां की सत्ता है, हालांकि आजकल बाइडेन कुछ नहीं कर रहे, वह मतलब एकदम दिख चुका है कि अगला चुनाव में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह थोड़ा मोड़ा प्रचार में कुछ बोल दिया और कुछ बातें कर दी। जो डीप स्टेट है, जो वहां की मिलिट्री रूल है, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम कर रही है। आप देखिए, बांग्लादेश में एक सत्ता हटती है, दूसरी सत्ता आती है, उसकी पकड़ नहीं है, लेकिन वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी चीजों को बिल्कुल एक नए रूप में बदल रही है। एक छोटा सा उदाहरण हमारे बिहार से लें, तो जब लालू यादव को के ऊपर कई केस आ गए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी को कुछ नहीं पता था, लेकिन पूरा का पूरा चला। आईएएस आईपीएस लॉबी जितना है, मैडम आप ये करें, मैडम वो करें, अंगूठा लगाएं। राबड़ी देवी लिखना सीख गई, हस्ताक्षर करना शुरू कर गया, सारा का सारा वही चीज चल रहा है, वही चीजें यहाँ पे चल रही हैं। और जो भी मुस्लिम कंट्रीज का जो जो बातें चल रही हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। यहाँ के इंग्लैंड के भी आ गए, पूरी दिखा दिए कि भाई चिंता मत करो, लेबर पार्टी वगैरह, मैं बिल्कुल वही हूं, बल्कि मैं टोरी से भी ज्यादा राइट में हूं, चिंता मत करो जी। और यूक्रेन, और जहां तक इसकी बात है, 2 क्षेत्रों पर हम लड़ रहे हैं। यूक्रेन एक बड़े ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, इसलिए यूक्रेन पर हमें ज्यादा ध्यान पड़ेगा। हम लॉन्ग दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देने की बात नहीं, वो दे चुके, हम इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इन्हीं के स्पेशलिस्ट, इन्हीं के फौजी वहां पे करेंगे, ना कि यूक्रेन के लोग करेंगे। उस हालात में क्या हम मिडिल ईस्ट में लड़ते रहें? और इसलिए कड़ा फैसला ये हो कि भैया नेतान्याहू को जरूरत हो तो हटा दो। और यहाँ पे 2 स्टेट की बात है,
हम जो पहले वाला चल रहा था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसी के तहत में हमास का जो भी कंट्रोल है थोड़ी जगह में रहने दो, हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, पूरे गाजा पट्टी तुम ही रख लो। जैसे वेस्ट बैंक में तो तुम घुसी चुके हो, पूरा वहां की भी उसी तरह से बर्बादी कर रहे हो जैसे गाजा में कर रहे हो, लेकिन अब इसका अंत करो ताकि हम यूक्रेन में पूरा ध्यान बटा सकें। जी, ध्यान बटाने की ही बात है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते, ये जो सोमवार गया है, अभी हफ्ता चल ही रहा है, वहां सीरिया में एक हमला हुआ, 18 लोग मारे गए, ईरान समर्थित बताए गए। इजराइल ने हमला किया, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स विस्तार से बता रहा है कि कैसे हेलीकॉप्टर उतरा, कैसे स्पेशल फोर्स उतरी, क्या क्या किया। तो ये इसे बताने की क्या जरूरत पेश आई? ये एक दिखाने की कोशिश हो रही है, और इजराइल ने अभी इस हालात में वास्तव में हेलीबॉर्न ऑपरेशन यानी हेलीकॉप्टर से जाकर ऐसा किया, और मुझे संदेह है, हालांकि असंभव नहीं, इजराइल ऐसा करते रहता है, क्योंकि ये करने के लिए वहां के सारे एरिया में इंश्योर करना था कि एनिमी की तरफ से कोई भी ग्राउंड फायर ना हो, और जबकि उनके भी सैटेलाइट पूरे काम कर रहे हैं, रशिया का भी है, और उनके ग्राउंड बेस्ड रेडार्स भी सब काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही रिस्की था। लेकिन उस हालत में अमेरिकी मदद पूरी है, जो अमेरिकी बेसेस जहां तहां से वहां से करके है। संभव है कि वह सीरिया ही के अंदर से वो उस तरह की चीजें की गई हो, मारा गया इसमें संदेह नहीं है, और उसके थ्रू इन लोगों ने सारा काम किया हो, और उस चूंकि इसके पहले एक्सपोज हो, वो अपनी तरफ से अमेरिका दिखा रहा है कि नहीं, ये काम आईडीएफ ने किया, और आईडीएफ को हराना असंभव है क्योंकि बड़ा ताकतवर है। और ईरान, अभी ईरान की शांति का इसमें जहां तक हम देखें, वो जो भी अपनी तैयारी कर रहा हो अंदर से, जो उनके बोलने की भी जो अभी धमकी दे रहे थे, वह भी शांति पूर्वक लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मिलाकर, जो पिछले प्रश्न का आपने बोला कि एक तरफ से इस्लामिक कंट्री हो रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, कहीं ना कहीं यह लोग मिडिल ईस्ट को अभी शांत करने में लगे हुए हैं, ताकि यूक्रेन को पूरी तरह से अपनी ताकत दे सके और रशिया को एक तरह से हरा सके। कुर्स्क में तो घुसे ही हुए लोग हों, संभवतः रशिया भी तैयार हो जाए कि हम शांति के लिए हो जाए। जी, चलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है आईडीएफ का गुणगान करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल कमजोर नहीं है, तो क्या बीबीसी भी, जो 1000 से ज्यादा बच्चों के पैर कट गए, हाथ कट गए, उनके ऑपरेशन किए गए हैं, पूरे गाजा में ऐसा ऑपरेशन करने वाले सिर्फ 9 डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने के लिए वहां पे व्यवस्थाएं नहीं है, ऑपरेशन के बाद बच्चे को कैसे रखा जाएगा उसका कोई इंतजाम नहीं है, वो दिखाकर भी क्या इजराइल को फायदा पहुंचा रहा है? इजराइल को फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए, देखिए बीबीसी का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन उस इतिहास में देखें तो कुछ बताकर वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ या यूके के साथ, उसी वेस्टर्न पावर के साथ है। और इसलिए यह खबर बार बार जो आ रहा है, एम्प्यूटेशन, यानी डॉक्टर जो है ऐसे हालत में भी आया है कि बिना बेहोश किए हुए भी काटना पड़ा, कितना भयावह स्थिति है, मैं हम लोग इसकी चर्चा ना करें। और वह दिखाने की कोशिश करें कि 1000 से ज्यादा बच्चे जो है सो अपंग हो चुके हैं ऑपरेशन के दौरान, या म्यूनिशन फटने के दौरान, या यह भी कर रहे हैं कि यह एक्चुअली इलाज के कमी के कारण हुए, ना कि आईडीएफ ने उनको मारा है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। तो सारा जो है एक तरह से लिपा पोती है, दिखाने की कोशिश है कि भाई स्थिति बहुत खराब हो रही है, चलो भाई अब हम शांति कर लें, जो हो गया सो हो गया, उसको माफ करें। पाकिस्तान बांग्लादेश से मिल रहे हैं, हम भी जो कर रहे हैं, चीन के साथ भी हमारा संबंध बड़ा बढ़िया है, कुर्स्क में भी घुस गया, शायद रशिया भी तैयार हो जाए। और यहाँ पे यह बीबीसी का ही है कि अपना दिखाना हो सकता है, उसका जो देखने का जो रेट है, जो उसका लोगों के बीच में जा रहा है, व्यूज है, वो घट रहा है, इसलिए ऐसी चीजें दिखाने उसकी मजबूरी भी बनती है, धंधा का भी एक वह रूप बनता है। जी, जो आखिरी लाइन आपने कही है ना सर, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कभी कभी अपने आप को भोंपू मीडिया से अलग हटाकर ऐसे दिखाओ कि वाकई में भाई दर्द भी दिखा रहे हैं। देखो आज फरीदाबाद में कैसे एक प्राइवेट बैंक का मैनेजर अपने कैशियर के साथ एसयूवी में जा रहा था, और एसयूवी डूब गई अंडरपास में और मर गया। भाई साहब क्या स्थिति है, कैसा विकास किया है। तो ये खबर कभी ऐसे भी दिखा दो, वरना पूरा एक प्रोटेस्ट चला है कलकत्ता में डॉक्टरों का, एक तस्वीर आप नहीं देख सकते हैं कि जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्हें किसी तरह की दुश्वारी हुई होगी। एक तस्वीर आपको मीडिया ने नहीं दिखाई। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।